वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 9 ऑलरेडी कर चुके हैं बिजनेस स्टडीज का, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं, जहां पर मैंने आपको बताया था इंटरनल ट्रेड क्या होता है। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 11th का है, एक दो चैप्टर और रह गया जिसको हम कंप्लीट करा देते हैं। उसके बाद से जो है आपका क्वेश्चंस वगैरह भी मैं कराऊंगा इस चैनल पे। तो प्लीज जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जाकर के आप सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो आइए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। चलिए आइए बच्चे, तो यहां पर आपका क्लास 11th का है ये बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर की अगर हम बात करें, बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर जो है आपका 10 है। इंटरनेशनल ट्रेड है नाम, इंटरनेशनल ट्रेड। कल हम लोगों ने करा था इंटरनल ट्रेड क्या होता है, उसके बारे में ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को ये क्लासेस नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको वन शॉट के अंदर हम बेटा कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक बार रिव्यू लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं कि आज के क्लास के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको एनिमेशन के थ्रू आपको दिख रहा होगा कि हम लोग आज इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, किसे कहते हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, हम इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में। आइए बच्चे, तो एक बार ओवरव्यू लेते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का कि पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिक्स के बारे में, क्या होता है इंटरनल ट्रेड, इसके क्या क्या बेसिक्स पॉइंट्स है। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे स्कोप फॉर नेशंस एंड फॉर्म्स, यहां पर क्या स्कोप रहता है नेशंस का, क्या स्कोप रहता है एक फॉर्म्स का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड किसे कहते हैं और इसे करने के क्या प्रोसेस हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इंपोर्ट क्या होता है और इसके क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेड का डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या डिटेल्स को हमें फॉलो करना होता है, क्या क्या हमें प्रक्रिया कर। WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, ये किसको प्रमोशन करता है, ट्रेड को प्रमोशन कैसे करता है, इन सभी स्लाइड के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी टॉपिक के ऊपर, सभी हेड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब आखिर क्या है। तो आप ये समझ सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है जो आपके देश के बाहर के लोगों के साथ किया जाता है, आपके कंट्री के लेवल के बियॉन्ड जाकर के हम करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहां पर डेफिनेशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। नेशनल तो है नहीं, हम अपने कंट्री के बियॉन्ड जाकर के गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं, हम जिसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं बेटा। आइए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यहां पर गुड्स की एक्सचेंज करते हैं सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड। तो यहां पर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं बेटा। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज में आप एक्सचेंज करते हैं कंट्रीज के साथ, बहुत सारे कंट्री के साथ। जब आप क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज करते हैं, डील करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। एक कंट्री के साथ नहीं, मल्टीपल कंट्रीज के साथ आप यहां पर कर रहे हैं, हम जिसको बेटा बोलते हैं क्या, इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहां पर एग्जांपल की बात करें तो इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल, जब आप क्या कर रहे हैं, यहां पर इंपोर्ट करा रहे हैं फ्रॉम सऊदी अरबिया। आप एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, एक वर्ड आपको आगे देखने को मिलेगी, इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है जब गुड्स आप बाहर से अपने देश में मंगवाते हैं, किसी बाहर कंट्री से, यानी यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर क्रूड ऑयल कहां से मंगवा रहे हैं, सऊदी अरबिया से मंगवा रहे हैं। और यहां पर एक्सपोर्ट हम किसको कर रहे हैं, यहां पर हम स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया टू यूएसए। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने यहां पर स्पाइसेस जो है हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहां भेज रहे हैं, हम यूएसए में भेज रहे हैं। कहां से, तो इंडिया से। तो बेटा जी इंटरनेशनल ट्रेड की ही मदद से हम कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज में हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। एग्जाम्पल की बात अगर करें तो जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या, यहां पर क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरबिया,
हमारे लिए एग्जाम्पल किसका है? इंटरनेशनल ट्रेड का है। और एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया टू यूएसए, जब हम सामान को, जब हम गुड्स को अपने देश से बाहर भेजते हैं बेटा, हम इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब किसी बाहर के कंट्री से गुड्स हम अपने कंट्री में मंगवाते हैं, यानी इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है गुड्स अपने कंट्री में आप मंगवाते हो, और एक्सपोर्ट का मतलब आप गुड्स को भेजते हो। आगे है स्लाइड, हम उसको एक एक करके सब कुछ बताएंगे। जब ये टॉपिक आपका आएगा उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी फोकस रहना है कि इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जहां पर मैंने बताने का कोशिश करा कि यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज करना होता है बिटवीन बहुत सारे जो अलग अलग कंट्रीज के साथ आप क्या करते हैं, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज करते हैं, डील करते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, फिर हम लोग जब जान ही गए हैं कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, तो इसका बेनिफिट्स क्या है, इसके क्या क्या फायदे आपको दिखेंगे, क्या क्या एडवांटेजेज है बेटा, हम उसके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड का क्या बेनिफिट्स है बेटा? सबसे पहला, एक्सेस लार्जर मार्केट। बिल्कुल सही बात है। जब इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू आप बिजनेस करते हैं तो यहां पर आप बहुत बड़ा ह्यूज नंबर ऑफ मार्केट्स को आप एक्सेस कर लेते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं? बेटर क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट। बेटा जी यहां पर क्वालिटीज की बात करें तो बेटर क्वालिटीज की हम बात करते हैं प्रोडक्ट का। उसके बाद इंप्रूव्ड रिलेशनशिप, तो यहां पर हमारा रिलेशन भी बेहतर होता है सामने वाले कंट्री के साथ, सामने वाले पर्संस के साथ। तो बेटा ये तीन बेनिफिट्स है जो हमें देखने को मिलती हैं जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तब। तो यहां पर सबसे पहला, हम एक बहुत बड़ा मार्केट को एक्सेस कर लेते हैं, हम एक लार्जर मार्केट को एक्सेस कर लेते हैं। और यहां पर जो गुड्स प्रोडक्ट जो है डील किया जाता है, सेल आउट किया जाता है, बेटा जी वो बेटर क्वालिटीज का होना चाहिए, क्वालिटीज अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद हम एक रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। बेटा जी सारा ही खेल रिलेशनशिप का है। जितना आपका घनिष्ठ रिलेशनशिप होगा, जितना स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा, जितना आपके सामने वाले के साथ एकदम बढ़िया रिलेशन स्ट्रांग होगा, उतना ही ज्यादा बिजनेस व्यापार आपका अच्छा होगा। बात समझ पा रहे हैं? सारा खेल रिलेशन का होता है। तो रिलेशनशिप जितना आपकी अच्छी होगी, उनके साथ इंटरेक्शन अच्छी होगी, ज्यादा उनके साथ टच में रहेंगे, तो इस तरह से आपका बिजनेस जो है बहुत ज्यादा तरीके से आप कर पाएंगे। तो इसको, ये क्या है बेटा? एडवांटेजेस है इंटरनेशनल ट्रेड का। फिर से एक बार देखेंगे, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स को बेटा एडवांटेजेस भी कहते हैं। ये मेरिट्स पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो यहां पर क्या होता है? सबसे पहले हम लार्जर मार्केट्स, बहुत बड़ा मार्केट को हम क्या एक्सेस कर लेते हैं। यहां पर जो गुड्स और प्रोडक्ट जो बेचा जाता है उसकी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। और जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उससे हमारा रिलेशन क्या होता है बेटा? इंप्रूव्ड हो जाता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स था इंटरनेशनल ट्रेड का। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए आइए हम लोग एक बार बात करते हैं कि स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर स्कोप, इंटरनेशनल ट्रेड का दायरा कितना बड़ा होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड हमें समझ में आ गया, इसका बेनिफिट्स क्या है वो भी समझ में आ गया। तो या फिर हम समझते हैं इसका स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या है, इसका क्या साइज है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। तो सबसे पहला, स्कोप फॉर नेशंस। इसका स्कोप क्या है बेटा जी? नेशंस। किसके लिए? नेशंस के लिए। आइए, हेल्प्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है बेटा। यहां पर सबसे पहला इसका काम क्या होता है? ये मदद करते हैं किसको? इकोनॉमिक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। सबसे पहली पॉइंट्स। सेकंड, क्रिएट्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें इंटरनेशनल ट्रेड, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इंप्रूव ग्लोबल रिलेशंस। बिल्कुल सही बात है। तो बेटा जी ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है किसका? इंटरनेशनल ट्रेड का, जहां पर इंटरनेशनल ट्रेड की मदद से हम इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं और हमारी इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट में हम क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, लोगों को रोजगार मिलती है। यहां पर सबके चाहिए, यहां पर क्या होता है? ग्लोबल वे में हमारी क्या होता है? रिलेशन और स्ट्रांग हो जाती है। तो क्या ये आपको ये बातें समझ में आ गई? तो सबसे पहला अगर स्कोप की बात करें बेटा, तो ये सबसे पहला काम किसके लिए करता है? नेशन के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड एक ऐसा ट्रेड होता है जो सबसे पहले मदद किसको करता है बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ होने में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि यहां पर क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट एंड इंप्रूव ग्लोबल रिलेशंस। ये ग्लोबल वे में आपके रिलेशंस को स्ट्रांग करने का काम कौन करता है बेटा? तो इंटरनेशनल ट्रेड। मुझे लगता है आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे,
सेकंड हम बात करें बेटा स्कोप फॉर बिजनेस, बिल्कुल सही बात है भाई, इंटरनेशनल ट्रेड हम क्यों कर रहे हैं, नाम क्या है ट्रेड, तो यहां पर बिजनेस का स्कोप भी तो है यहां पे। तो यहां पर क्या करते हैं, एक्सपेंड्स कस्टमर बेस, बिल्कुल सही बात है, ये कस्टमर के बेस को एक्सपेंड करता है, यहां पर बढ़ावा देता है, यहां पर इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस द प्रॉफिट्स, बिल्कुल सही बात है, जब प्रॉफिट्स आपका बढ़ेगा तो आपकी रिलेशन और स्ट्रांग होगी और ज्यादा बिजनेस करना चाहेंगे, एनकरेजेस इनोवेशंस एंड इंप्रूव्स ग्लोबल रिकॉग्निशंस। तो यहां पर बेटा जी सेकंड अगर हम बात करें, सबसे पहला नेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं, स्कोप फॉर नेशंस, सेकंड बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को अगर प्रॉफिट्स होगा, अगर चीजें इनकी यहां पर कस्टमर बेस ज्यादा बनेगा, क्योंकि ये सारा खेल बेटा क्या है, लीड्स का है, सारा खेल क्या है, कस्टमर बेस का है, कस्टमर है तभी तो आप अप्रोच किसको करोगे, आप टारगेट किसको करोगी, ये तो होना चाहिए ना। तो बिजनेस के अंदर सबसे पहला हम क्या करते हैं, कस्टमर को एक्सपेंड करते हैं, ये बेस हमारा स्ट्रांग होती है, जिससे क्या होता है, जितना हमारा कस्टमर बेस बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा, और इससे क्या होती है, हम इनकरेजेस कर सकते हैं इनोवेशंस के लिए, न्यू आइडियाज, रिसर्च, और यहां पर नए नए इंटरप्रेन्योर्स को हम खड़े करते हैं, और इससे क्या होता है, ग्लोबल वे में हमारी क्या होता है, रिकॉग्निशन और ज्यादा पहले से बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट्स था बेटा कि स्कोप फॉर बिजनेस। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए आइए बेटा, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि यहां पर एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म एक्सपोर्ट ट्रेड। एक बार देखते हैं बेटा, एक्सपोर्ट बड़ा अच्छा शब्द है, एक्सपोर्ट, पोर्ट से पहले एक्सपोर्ट, एक्स को जोड़ दो पोर्ट हो जाएगा, तो यहां पर एक्सपोर्ट ट्रेड क्या समझते हैं, देखिए यहां पर एनिमेशन देख पा रहे हैं आप, तो यहां पर हम क्या करते हैं, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अनदर कंट्री। बेटा जी यहां पर दो वर्ड आपको देखने को मिलेगी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। बेटा जी मैंने पहला चैप्टर जब आपको पढ़ाया था, जहां पर ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करा, कॉमर्स के अंदर क्या क्या चीजें आती है, होलसेलर क्या होता है, रिटेलर क्या होता है, इन सभी टॉपिक के ऊपर हमने चर्चा ऑलरेडी करा हुआ है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है आप जाकर के वहां पर चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी देख सकते हैं, और कल जो मैंने कराया था इंटरनल ट्रेड, उसके अंदर भी मैंने कहीं ना कहीं जिक्र करा है। तो यहां पर आइए हम लोग फिर से एक बार बात करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप गुड्स अपने देश का गुड्स जो आपके पास रिसोर्सेस है, आप किसी बाहर कंट्री को क्या कर रहे हो, यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हो, भेज रहे हो, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोर्ट बोलते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो आपको रिक्वायरमेंट है जिन सामान का, जिन गुड्स का आप बाहर से मंगवाते हो, उसको इंपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है इन करना, एक्सपोर्ट का मतलब आपकी कंट्री से गुड्स बाहर जा रही हैं, आपके कंट्री से गुड्स बाहर की ओर जा रही हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो यहां पर हम गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स हो गया या तो सर्विसेज हो गया, दोनों को हम सेल करते हैं कहां पे, अनदर कंट्रीज, कोई और कंट्रीज में, बेटा जी एक्सपोर्ट कहलाता है। क्लियर है पॉइंट्स बेटा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, गुड्स को अपने कंट्री से आप बाहर भेजते हो, ये कहलाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। क्लियर है पॉइंट्स बेटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम लोग बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। भाई ये हमें समझ में आ गया कि एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है, लेकिन अगर एक बार हम समझ ले कि इसका ऑब्जेक्टिव आखिर है क्या, तो और बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे इन चीजों को। हमें ये समझ में आ गया कि एक्सपोर्ट ट्रेड वो ट्रेड होता है जहां पर हम गुड्स, यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को हम सेल करते हैं किसी बाहर कंट्री के साथ, अनदर कंट्रीज के साथ, हम ये इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। बट इसका ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, क्योंकि हर काम करने का ऑब्जेक्टिव्स होता है बेटा। बेटा आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं हमारे साथ, आपका भी ऑब्जेक्टिव है कि आपका एग्जाम में आप बेहतर नंबर से उसको क्रैक कर सके, अच्छे नंबर ला सके, अच्छा नॉलेज आप गेन कर सके, आगे आपका भी फ्यूचर में ड्रीम्स होगा जो भी करने का, उसको अचीव कर सके। तो हर व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव्स होता है। बिजनेस भी करते हैं तो आपका मॉनेटरी वैल्यू होती है कि ताकि प्रॉफिट कमा सको, विदाउट मोटिव आप कोई काम करते हैं, नहीं करते। तो यहां पर एक्सपोर्ट ट्रेड का भी बेटा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है। अब वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके बारे में सब डिस्कस करते। सबसे पहला अर्न, हम क्या करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले हम फॉरेन एक्सचेंज, जब एक्सचेंज करेंगे गुड्स हम भेजेंगे, तो यहां पर एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा, चीजें शेयरिंग होगी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज।
सेकंड, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। सही बात है, सिंपल सी बात है। जब आपका गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जब आप ज्यादा गुड्स को बेच पाएंगे, जब सेल करेंगे, तो यहां पर अगर मान लीजिए प्रोडक्शन अगर ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट होता है। जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा और जब आप सेल को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट मार्जिन तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी हम फोकस करते हैं। ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है, किसका? एक्सपोर्ट ट्रेड का। उसके बाद प्रमोट ग्लोबल रिसर्च, बिल्कुल सही बात है। यहां पर ग्लोबल रिसर्च की अगर हम बात करें तो यहां पर ग्लोबल हम प्रमोट करते हैं, ग्लोबल R&D करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। कौन? आपको एक्सपोर्ट ट्रेड। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? अर्न करते हैं, हम कमाने के लिए काम करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को। सेकेंड में हम करते हैं यहां पर प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ताकि प्रोडक्शन अगर हमारा बढ़ेगा तो हमारी सेलिंग भी बढ़ेगी। जब सेल हम ज्यादा करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। ये चीज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इस पे इंपैक्ट आएगा। उसके बाद हम ग्लोबल रिसर्च पे ज्यादा जोर देते हैं, R&D करते हैं। तो यहां पर हम अपने बिजनेस को कैसे अपने कंट्री से बाहर ग्लोबल वे में कैसे कर सकते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या ये पॉइंट्स आपको समझ में आया बेटा? बोलो यस और नो। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो सबसे पहले हम अगर बात करें बेटा ऑब्जेक्टिव्स का, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है अर्न हायर एक्सचेंज। यहां पर अर्न फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी, अर्न फॉरेन एक्सचेंज। सेकंड, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रमोट्स ग्लोबल रिसर्च। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब हम ये सब कुछ जान चुके हैं, या फिर एक्सपोर्ट ट्रेड किसे कहते हैं, एक्सपोर्ट ट्रेड का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। जब हम ये भी जान गए तो हम जान लेते कि आखिर प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसीजर होता है बेटा एक्सपोर्ट ट्रेड करने का। एक बार इसके बारे में भी समझ लेते हैं, सो डैट कि हमें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। सबसे पहला बेटा आइडेंटिफाई बायर। बेटा जी, आपके पास सामान रेडी है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, किसको बेचेंगे? तो आपके पास बायर भी तो होना चाहिए ना। तो आप आइडेंटिफाई करते हैं बायर। गेट एक्सपोर्ट लाइसेंस, बिल्कुल सही बात है। आज अगर आप बाइक का ड्राइविंग भी करते हैं, बाइक भी चलाते हैं, तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल होना चाहिए। क्यों? ताकि ये इससे क्या होता है, आपको श्योरिटी, आपको कॉन्फिडेंस आता है। चाहे चलान आपका कटे या ना कटे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास चीजें हैं ना, तो आप कॉन्फिडेंस होकर के बाइक चलाते हो, टेंशन नहीं रहता। अरे पकड़ भी लिया तो क्या फर्क पड़ना है, ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये होना चाहिए। उसके बाद अरेंज ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, बिल्कुल सही बात है। बेटा जी, आज के टाइम में एक बात बताइए, आप काम क्या कर रहे हैं ग्लोबल वे में? आप गुड्स को अनदर कंट्रीज में भेज रहे हैं, क्या गुड्स को उठा करके ले जाएंगे? गुड्स को भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प लेंगे ना। आज एक जगह से गुड्स को अगर कहीं भेजना है, किसी एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना है, किसके हेल्प से करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से ही आप गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप इसको ट्रांसफर कर पाते हो। सेकेंड थिंग यहां पर ये है बेटा कि इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, एक बात बताइए, जब आप गुड्स भेजेंगे, ये क्या गारंटी है कि गुड्स आपका सेफ तरीके से आपके वहां तक पहुंच जाए? हो सकता है रास्ते में जल जाए, या हो सकता है उस चोरी हो जाए, हो सकता है मिसप्लेस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आप इंश्योरेंस कराएं। जब इंश्योरेंस कराते हैं बेटा, तो आपको वहां पर प्रोटेक्शन दिया जाता है कि कल को आपके मान लीजिए गुड्स के साथ कुछ होता है तो आपको वहां पर क्लेम दी जाती है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कर रहे हैं बेटा एक्सपोर्ट ट्रेड, तो ये प्रोसीजर को आपको माइंड में रखना पड़ेगा। सबसे पहला आपको आपके पास बायर को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि मार्केट में आपके पास गुड्स तो है लेकिन खरीदने वाले लोग नहीं है, किसको बेचेंगे, किसको अप्रोच करेंगे? तो बायर को आइडेंटिफाई करो। उसके बाद बेटा जी लाइसेंस होना जरूरी है। कोई भी काम करने से पहले आपके पास एक लीगल फॉर्म में डिग्री होनी चाहिए, तो लाइसेंस होना बेहद जरूरी है, ताकि कल को अगर कोई दिक्कत हो तो हम दिखा सके क्या है लाइसेंस। बात समझ पा रहे हैं? थर्ड थिंग क्या होता है, अरेंज करना होता है ट्रांसपोर्ट। हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं और इंश्योरेंस करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की मदद से गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा सकते हैं, और इंश्योरेंस की मदद से होने वाले अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से होने वाले लॉस को हम कंपनसेट को क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। अपने होने वाले नुकसान को हम मिनिमाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए उसके बाद अगर बात करें सेंड डॉक्यूमेंट्स, जब आप सामान भेजेंगे बेटा जी तो एक डॉक्यूमेंट तो दीजिए जिसको हम बोलते हैं शिपिंग बिल।
ये सब जरूरी चीजें हैं बेटा, इसके बिना आप काम करेंगे तो काम अधूरा होगा। तो ये सारे प्रोसीजर को जब फॉलो करेंगे तो काम आपका बेहद इंपॉर्टेंट होगा और चीजें अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको जानना जरूरी है ताकि आपके साथ कल को दिक्कत ना हो। जब आप क्या कर रहे हो, एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हो, तो ये प्रोसेस को ध्यान में रखना है बेटा जी। सबसे पहले आपको बायर को आइडेंटिफाई करना है, सेकंड में एक्सपोर्ट का आपको लाइसेंस लेना है, जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद आप अरेंजमेंट करें ट्रांसपोर्टेशन का और इंश्योरेंस कराएं, ना चूके कि आपके साथ गलत हो। उसके बाद आप ये सोचिए, और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट भेजे, यहां पर डॉक्यूमेंट भी सेंड करें, शिपिंग बिल, फॉर एग्जांपल शिपिंग बिल। ये सारे के सारे प्रोसीजर थे बेटा जिसके थ्रू आप एक्सपोर्ट ट्रेड कर सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से कहें तो हम देख लेते हैं कि यहां पर हम एक्सपोर्ट ट्रेड का हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर की बात करें। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं बेटा, बायर को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड थिंग हम क्या करते हैं बेटा, यहां पर हम लाइसेंस हम लाइसेंस लेते हैं सबसे सेकंड थिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अरेंजमेंट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस, और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं जिसको शिपिंग बिल कहते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर है बेटा जिसको फॉलो करते हुए सीक्वेंस में स्टेप वाइज अगर चलेंगे, मान लीजिए आपको छत तक भी पहुंचना है तो आप स्टेप वाइज चलते हैं ना, तो स्टेप वाइज चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और इस तरह से करेंगे तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट्स बेटा? चलिए आइए, चलिए अब हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो आइए अब हमारा अगला जो टॉपिक है बेटा हम उस पर डिस्कस करें, जिसका नाम है इंपोर्ट ट्रेड। आइए, इंपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है बेटा, आपके देश में सामान अवेलेबल नहीं है, गुड्स आपके पास नहीं है, तो आप गुड्स कहीं बाहर से मंगवा रहे हो। इंपोर्ट, आप अपने देश में एंटर करा रहे हो, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है जब आपके पास जो चीज अवेलेबल नहीं होता है, बाहर से आप मंगवाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं। और एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब गुड्स आप अपने कंट्री से बाहर भेजते हो। तो बेटा यहां पर देखेंगे इंपोर्ट की अगर बात करें, देख लीजिए यहां पर इंपोर्ट है। हमने एनिमेशन के थ्रू समझाने का प्रयास करा बेटा। देखिए चीजें क्या होता है, कहानी हमारे माइंड में रहता है, वर्ड्स हमारे माइंड में नहीं रहते हैं, पिक्चर्स हमारे माइंड में रहते हैं, सिंबल्स हमारे माइंड में रहते हैं। तो वो चीज हमने सोचा कि बच्चों को ये चीज हम दिखाएं ताकि बच्चे के माइंड में वो चीज लॉन्ग टर्म तक वो बैठा रहे, रिटेन कर पाए, चीजों को समझ पाए। क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, रटना नहीं है, समझना है। जब समझ लेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में लिखेंगे, और एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर अच्छा आएगा। तो बात को समझिए, आपको समझना है, और जब कहानी आपके माइंड में होगा, चीजें आप समझ जाएंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस आपकी होगी। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है। इंपोर्ट ट्रेड की अगर बात करें डेफिनेशन की, तो यहां पर बाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। समझिए एक्सपोर्ट में आप क्या क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे, सेल कर रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ पा रहे हैं? यहां पर क्या कर रहे हैं बेटा, आप बाई कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर रहे हैं किसी अनदर कंट्री से बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। तो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया। एक्सपोर्ट का मतलब जब गुड्स आप अपने देश से बाहर कंट्री में भेजते हो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और जब गुड्स आप अपनी कंट्री में मंगवाते हो हम उसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो यहां पर इंपोर्ट का मतलब होता है जब बाई करते हो गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्रीज, इट्स कॉल्ड इंपोर्ट। देख लीजिए यहां पर एनिमेशन के थ्रू ये इंपोर्ट है बेटा, यहां पर लिखा हुआ है ना, यहां पर इंपोर्ट। तो यहां पर माल हमारे देश में क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। बात आई समझ में बेटा? क्लियर है पॉइंट्स? बढ़े आगे, चलिए आइए बेटा। जब हम इसका मीनिंग समझ लिए तो अब हम समझते इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैंने अभी जस्ट बताया कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। भाई हम गुड्स क्यों मंगवा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या फायदा है, तो वाई क्लियर करें पहले। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपोर्ट ट्रेड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी। बेटा जी हमारे देश जो है अंडर डेवलप्ड है, हमारे देश में यहां पर इंडिया इज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, यहां पर लेबर का मात्रा ज्यादा है, हमारे पास साधन कम है, हमारे पास मशीन कम है, हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हम अच्छे तरीके से मार्केट में व्यापार नहीं कर पाते हैं, बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, बाय द हेल्प ऑफ इंपोर्ट ट्रेड हम क्या करते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी को हम एडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, सो डैट कि हम उस तरह से अच्छे तरीके से हम बिजनेस को कर पाए। तो बेटा जी अगर आप करते हो इंपोर्ट ट्रेड तो उस माध्यम से आप एक्सेस कर पाते हो किसको, बेटर टेक्नोलॉजी को आप एक्सेस कर लेते हो, क्योंकि जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैंने जस्ट बताया कि इंडिया इज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बेटा जी यहां पर चीजें जो होता है, इंडिया लेबर सरप्लस इकोनॉमी, लेबर ज्यादा है, यहां पर हमारे पास साधन कम है, टेक्नोलॉजी कम है, बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसलिए हम बाहर से मंगवाते हैं। उसके बाद फिल द गैप,
इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बेटा जी जो हमारे पास गैप जो होती है डोमेस्टिक प्रोडक्शन में, जो हम अपने देश में ही प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जो हमारे पास साधन है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पुराने साधन होने की वजह से हम अपने देश में ही प्रोडक्शन को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनके गैप को पूरा करने के लिए हम इंपोर्ट ट्रेड की सहायता लेकर के कर पाते हैं। तो ये फिल इन द गैप ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। थर्ड में बेटा स्ट्रेंथेंड ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस। तो यहां पर स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं बेटा, ग्लोबल ट्रेड रिलेशन। तो बहुत ज्यादा हमारा क्या होता है, ग्लोबल जो ट्रेड है उसके साथ एक अच्छी रिलेशंस होती है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो मजबूती पॉइंट्स हम बना सकते हैं, वहां पर हमारी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन पाती है ग्लोबल ट्रेड के साथ। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे बेटा इंपोर्ट ट्रेड को। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि जब ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं इंपोर्ट ट्रेड का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ इंपोर्ट ट्रेड हम क्या करते हैं, एक्सेस कर लेते हैं बेटर टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो गैप होता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन का उसको हम फुलफिल कर पाते हैं, और उसके बाद स्ट्रेंथ ग्लोबल ट्रेड रिलेशन पर हम फोकस करते हैं। तो 3 पॉइंट है बेटा जो ऑब्जेक्टिव्स है इंपोर्ट ट्रेड का। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा जी हम जब समझ गए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम लोग एक बार प्रोसीजर भी जान लेते हैं कि आखिर इंपोर्ट कराएं तो कैसे कराएं। इंपोर्ट कराने की भी प्रोसेस होता है, अगर आपको कुछ वहां से मशीन मंगवानी है, कुछ टेक्नोलॉजी मंगवानी है, तो उसके क्या प्रोसीजर को आपको पूरा करना पड़ेगा, जिससे कि चीजें लीगल रहेगा। आइए तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। फाइंड सप्लायर। सबसे पहले बेटा जी सप्लायर को तो देखो जो आपको सप्लाई करके दे सके, सप्लायर को सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, पहले सप्लायर को चुनना पड़ेगा। उसके बाद प्लेस ऑर्डर प्लेस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्लियर कस्टम ड्यूटी। बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जब तक आपका क्लियर नहीं होगा कस्टम ड्यूटी, तब तक आपका ये इंपोर्ट क्लियर नहीं माना जाएगा। उसके बाद टेक डिलीवरी एंड पेमेंट्स। बिल्कुल सही बात है, जब आपके पास डिलीवरी आ जाएगा तो आप पेमेंट कर दे। तो ये सारे के सारे प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप इंपोर्ट ट्रेड को कर सकते हो। तो सबसे पहला काम बेटा सप्लायर को खोजो, सप्लायर को फाइंड करो सबसे पहले। उसके बाद ऑर्डर को प्लेस करो, उसके बाद क्या करो, क्लियर करो कस्टम ड्यूटीज को, और उसके बाद डिलीवरी जब आपके पास आ जाए, सामान जब आपके पास आ जाए, गुड्स जब आपके पास आ जाए, तो आप उनको पेमेंट कर दे बेटा। तो ये प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप इंटरनल ट्रेड कर सकते हो, सॉरी इंपोर्ट ट्रेड कर सकते हो। ये प्रोसेस के थ्रू आप इंपोर्ट ट्रेड कर सकते हो। पॉइंट टू बी नोटेड। फाइंड सप्लायर, प्लेस ऑर्डर सेकंड में। उसके बाद थर्ड में क्लियर करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटीज जो है बेटा, ये क्लियर नहीं होगा तो काम नहीं होगा, और डिलीवरी जब आ जाए तो पेमेंट करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप इंपोर्ट ट्रेड कर सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए बच्चे हम लोग बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। बेटा जी जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो कुछ हमें ये जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या कागजात, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को हम देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देना पड़ेगा बेटा, आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंडेंट। क्या होता है बेटा इंडेंट का मतलब, तो यहां पर परचेज रिक्वेस्ट सेंट बाय, परचेज का रिक्वेस्ट आपको सेंड करा जाता है किसके थ्रू, इंपोर्टर के थ्रू बेटा, हम उसको बोलते हैं इंडेंट। यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये कंपनी का है, ये सब कुछ यहां पर लिखा होता है। तो इस तरह से आपको जो एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा हम उसको बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट क्या होता है, परचेज रिक्वेस्ट होता है जो भेजा जाता है किसके थ्रू, ये इंपोर्टर के थ्रू। आई बात समझ में। यहां पर क्या डिवीजन है, यहां पर डिपार्टमेंट का नाम है, यहां पर सब इनडेप्थ नंबर लिखा होता है बेटा। तो ये सारा कुछ डिटेल्स लिखा होता है यहां पर, हम उसको क्या बोलते हैं, इनडेप्थ इंडेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। तो इंडेंट वो डॉक्यूमेंट होती है जो जहां पर क्या लिखा होती है, इंडेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन द परचेज रिक्वेस्ट सेंट बाय द इंपोर्टर इज कॉल्ड इंडेंट। क्लियर है पॉइंट्स, यहां पर सब कुछ लिखा होगा, यहां पर इंडेंट नंबर भी मेंशन होगा। क्लियर है पॉइंट्स बेटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट भी दिया जाता है बेटा, तो ये डॉक्यूमेंटेशन भी करनी होती है आपको। बैंक गारंटी पेमेंट्स टू एक्सपोर्टर। लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट जहां पर बैंक गारंटी देता है पेमेंट की, किसको, एक्सपोर्टर को। यहां पर बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो बैंक को कहता है, बैंक यहां पर गारंटी देता है कि मैं पेमेंट करूंगा
टू द एक्सपोर्टर। बेटा जी हम उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। यहां पर सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां पर क्या होता है बेटा समझिए सबसे पहले। सेकंड में क्या होता है, देखिए यहां पर ये बायर है, यहां पर सेलर है, तो सबसे पहले क्या करते हैं सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद क्या होता है एसबीएलसी ओपनिंग रिक्वेस्ट, बैंक है यहां पर। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप क्या करते हैं एसबीएलसी का आप इशू करते हैं। उसके बाद क्या होता है 4 नंबर पे बेटा यहां पर एडवाइजिंग एंड कंफर्मिंग, यहां पर कंफर्म करा जाता है। और उसके बाद 5 नंबर पर बेटा गुड्स की डिलीवरी होती है, हम इसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। इस तरह से हमने समझाया आपको एडवाइजिंग एंड कंफर्मेशन, कंफर्मिंग द बैंक, यहां पर बैंक को कंफर्म करना होता है और यहां पर बैंक इशू करती है क्या, यहां पर एसबीएलसी ओपनिंग रिक्वेस्ट। क्या पॉइंट समझ में आ गया? तो यहां पर सबसे पहले एक बात ये समझेंगे कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेकंड में क्या होगा बेटा यहां पर बायर क्या कहता है एसबीएलसी ओपनिंग रिक्वेस्ट करता है जहां पर बैंक इशू करती है यहां पर। उसके बाद तीसरे नंबर पर इशू करी जाती है एसबीएलसी से। चौथे नंबर पर एसबीएलसी यहां पर एडवाइजिंग करते हैं, कंफर्मिंग करते हैं। जब यहां पर सेलर कंफर्म कर देते हैं यहां पर बैंक आपका क्या एडवाइज एंड कंफर्मिंग बैंक भी दे रहा है। और लास्ट में फिफ्थ नंबर पर क्या होगा गुड्स की डिलीवरी हो जाएगा। तो लेटर ऑफ क्रेडिट वो डॉक्यूमेंट होता है जहां पर बैंक गारंटी देता है कि हम पेमेंट करेंगे किसको, एक्सपोर्टर को। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझे कि लेटर ऑफ क्रेडिट वो डॉक्यूमेंट होता है जहां पर बैंक गारंटी देती है कि हम पेमेंट किसको करेंगे, क्रेडिटर, यहां पर एक्सपोर्टर को। आई बात समझ में? चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, उसके बाद शिपिंग ऑर्डर एंड बिल, बिल्कुल सही बात है। ये शिपिंग ऑर्डर का एंड बिल आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स नीडेड फॉर ट्रांसपोर्ट, जब आप ये डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट एंड कस्टम क्लियरेंस के लिए, बिल्कुल सही बात है। जब आप कस्टम ड्यूटी पे जाएंगे, जब कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस कराएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, वो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा बेटा, हम उसको क्या बोलते हैं शिपिंग ऑर्डर एंड बिल। तो बेटा वो बिल आपको दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में? यहां पर कस्टम इनवॉइस लिखा होता है, ये सारी चीजें मेंशन होता है बेटा, देख लीजिए आप इस, यहां से आपको चीजें बेहतर समझ में आएगा। हमने इसलिए इसका एनिमेशन भी डलवा दिया ताकि एनिमेटेड वे में आप देख सके। जो चीज आपके माइंड में दिखती है, जो आंखों से दिखती है, जो नयन से दिखता है, वही चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाता है बेटा। तो शिपिंग एंड ऑर्डर एंड बिल, ये बिल वो बिल होता है, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसकी जरूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान और जिसकी हमें जरूरत पड़ती है कस्टम क्लियरेंस के दौरान। हम इसको क्या बोलते हैं शिपिंग ऑर्डर एंड बिल। चलिए बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, बेटा जी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स क्या मतलब होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है? ट्रेड डॉक्यूमेंट्स क्या इंपॉर्टेंस है, या कि ट्रेड का जो डॉक्यूमेंट्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहला फैसिलिटेट्स स्मूथ ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सही बात है। ये वो डॉक्यूमेंट होता है, ये वो ट्रेड का डॉक्यूमेंट होता है बेटा जो हमें फैसिलिटेट प्रोवाइड करता है स्मूथ ट्रांजैक्शन करने में हमें दिक्कत यहां पर नहीं होता है, हमारी एक्टिविटी बहुत स्मूथ वे में चलता है बेटा, यहां पर रुकावट नहीं आता। रिड्यूस रिस्क, बिल्कुल सही बात है बेटा, जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट होगा तो आपका रिस्क जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो आप रिस्क को भी रिड्यूस कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, इसलिए इसकी महत्व है। उसके बाद रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पे तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है बेटा, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है जब आपके पास डॉक्यूमेंट लिखित में नहीं है। अगर आपने किसी को पैसा दिया है और आपने लिखित में नहीं रखा, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बताया गया कभी भी किसी को पैसे दे या लोन दे, कुछ भी दे, तो आप चेक वगैरह या कुछ उनके लीगल फॉर्म में काम करें ताकि कल को उसके साथ एक्शन ले सकते हो जब आप वो व्यक्ति डिफॉल्ट करते हैं। तो यहां पर बेटा सबसे पहला क्या करते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमने कुछ और कहा, आपने कहा कि मैंने ये सुना ही नहीं, हमें तो ये समझ में नहीं आया, ये बातें तो आपने नहीं बोला था, तो लिखित में चीजें होंगी बेटा, तो यहां पर गलतियां कम होती हैं, जिससे क्या होगा बिजनेस के रिलेशन जो होता है हमारा स्ट्रांग रहता है। बात समझ पा रहे हैं? इट इज ए टू वे प्रोसेस, दोनों पार्टीज की तरफ से सही होना चाहिए। फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजैक्शंस, रिड्यूस रिस्क, थर्ड में जो है रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। ये सारे के सारे क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस है किसका, ट्रेड डॉक्यूमेंट्स का। तो ये वो इंपॉर्टेंस है, ये ट्रेड डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड डॉक्यूमेंट्स, तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजैक्शंस, उसके बाद हमने बात करा रिड्यूस
रिस्क, हम यहां पर रिस्क को रिड्यूस करते हैं और यहां पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो सकती है जो पार्टीज के बीच में, इसको हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स है, ये फायदे हैं, ये महत्व है हमारे, क्योंकि हमारे पास अगर ट्रेड का डॉक्यूमेंट होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। चलिए अगले पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेटा जी, जिसको हम बोलते हैं WTO। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन, देखिए आ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बेटा जी, एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड। अभी हम लोगों ने जो आज की क्लास के अंदर डिस्कस करा इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है बेटा जी, इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का काम, प्रमोट करने का काम कौन करता है? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने का काम यहां पर जो है WTO करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर हम कह सकते हैं अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट। बात समझ पा रहे हैं? तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा, जैसे अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं, आपके साथ अगर मान लीजिए कुछ गलत होती है, तो IRDA ने आपके पास, IRDAI ने आपके पास राइट्स दिया है ना बेटा। तो यहां पर इस तरह से अगर मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कोई भी इश्यू जाती है, कोई भी प्रॉब्लम्स, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। आप एज अ कंज्यूमर, आपके साथ अगर कुछ होती है, आपके साथ मिस सेलिंग करा गया, मिस गाइड करा गया, मिस गाइड करके बेचा गया या ओवर चार्ज करके बेचा गया, बेटा जी आपके पास अधिकार है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप उसको कंप्लेन रेज कर सकते हैं। इस तरह से जैसे इंटरनेशनल ट्रेड की बात आती है बेटा, तो इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आती हैं, जो भी परेशानी आती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, इन सभी को रिजॉल्व करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, हम उसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? किसको फोकस करना, किसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना? तो बेटा इंटरनेशनल ट्रेड का जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो एक बार और देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ग्लोबल वे में प्रमोट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को एंड रिजॉल्व करती है इंटरनेशनल, यहां पर जो भी ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट है उन सभी को। ये क्या कहलाती है बेटा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। क्या ये बातें समझ में आ गया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ऐसा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा, जब हमने इसका नाम सुना, बहुत बड़ा नाम है, कि जितने भी अगर हम बात करें बेटा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा जो ग्लोबल, अगर हम बात करें, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो प्रमोट करता है, ग्लोबल वे में प्रमोट कर रहा है किसको? इंटरनेशनल ट्रेड को, और उनके जो भी डिस्प्यूट है, उनके जो भी चैलेंजेस है, उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करती है WTO। हम इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जी नाम इसका बहुत बड़ा है, तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या है इसका। चलिए, रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, बिल्कुल सही बात है। जब आप ट्रेड करते हैं उसके दौरान जो भी आपको बैरियर्स आती है, जो भी आपके सामने चैलेंजेस आती हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, जो भी समस्याएं आती है, उन सभी को रिजॉल्व करने का काम बेटा कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद प्रमोट करता है फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। तो ये किसको प्रमोट करता है बेटा? प्रमोट फेयर कंपटीशन इन दी मार्केट। तो ये मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन को फेयर तरीके से प्रमोट करने का काम कौन करता है? WTO। रिजॉल्व करता है ट्रेड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होती है बेटा, जैसे एक कंज्यूमर को जो भी डिस्प्यूट आता है, वो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन एक्ट में जाकर के वहां पर कंप्लेन करते हैं। इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान एक इंटरनेशनल ट्रेड करने वाले व्यक्ति को यहां पे अगर दिक्कत आती है, तो यहां पर उसके समस्या को समाधान करने वाले जो व्यक्ति और जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा जी ये ऑब्जेक्टिव्स है, रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, सेकेंड प्रमोट फेयर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, थर्ड रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर है इतना बात?
बढ़ सकता हूं आगे। तो आपसे अगर पूछा जाएगा बेटा यहां पर एमसीक्यूज में भी या किसी भी तरह से क्वेश्चंस कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, तो ध्यान रखेंगे कि ये रिड्यूस करते हैं ट्रेड का बैरियर्स, और ये प्रमोट करता है फेयर कंपटीशन इन दी मार्केट, और उसके बाद रिजॉल्व करता है ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स किसका है बेटा? बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा जी, आज की क्लास के अंदर जो हम लोगों ने करा, आज की क्लास के अंदर जो हम लोगों ने करा, उन सभी को एक बार हम रिकैप ले लेते हैं बेटा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर इंटरनेशनल ट्रेड। बेटा जी इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड हम बेसिक्स की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, आइए बेसिक्स को समझते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जहां पर एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज, इट्स कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड वो ट्रेड होता है जहां पर एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज, इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। स्कोप ऑफ ट्रेड, बेटा स्कोप क्या है, क्या ट्रेड का स्कोप है? हम यहां पर बात करें बेनिफिट्स नेशन थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब। तो यहां पर क्या स्कोप है? तो बेनिफिट्स नेशन थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहां पर बेनिफिट्स एक नेशन को, एक राष्ट्र को, एक देश को भी मिलती है किसके थ्रू? यहां पर किसके थ्रू? ट्रेड के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड जॉब भी क्रिएट करते हैं। एक्सपैंड बिजनेसेस, मार्केट्स, रिच एंड प्रॉफिटेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? जहां पर गुड्स हम क्या करते हैं, किसी बाहर वाले कंट्री को भेजते हैं। यहां पर ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? अर्न फॉरेन करेंसी, इंक्रीज प्रोडक्शंस। उसके बाद स्टेप्स क्या है? आइडेंटिफाई बायर, एक्सपोर्ट लाइसेंस, शिपिंग एंड कस्टम्स क्लियरेंस, ये काम करना होता है। क्या ये स्टेप्स होता है? उसके बाद अगर हम बात करें इंपोर्ट का मतलब होता है गुड्स, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री, जब गुड्स को आप किसी और कंट्री के साथ खरीदते हो, परचेज करते हो। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? एक्सेस बेटर टेक्नोलॉजी, सही बात है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है हम बाहर से ले पाते हैं। उसके बाद फिल प्रोडक्शन गैप्स को पूरा करते हैं। उसके बाद सप्लायर्स की जो सिलेक्शन है उसको करते हैं। उसके बाद ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं। उसके बाद कस्टम ड्यूटी की हम बात करते हैं एंड यहाँ पर डिलीवरी करी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेड डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग बिल, मेट्स, रिसीप्ट, ये सारे के सारे ट्रेड का डॉक्यूमेंट होता है। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस की बात करा, एंश्योर्स ए स्मूथ एंड सिक्योर ट्रेड ट्रांजैक्शंस की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहां पर हमने बात करा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो यहां पर हम बात करें प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड बाय द रिड्यूसिंग बैरियर्स। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर हम क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को और रिड्यूस करते हैं इनकी बैरियर्स को। फिर हमने बात करा इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेटा, तो हमने बताया कि इनकरेज फेयर कॉम्पिटिशन इन द मार्केट और रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट। तो जो भी ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट है उन सभी को रिजॉल्व करने में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहता है बेटा। तो ये सारे को मैंने एक बार रिकैप कराने की प्रयास करा बेटा, यहां तक मैंने सब कुछ कराया। चलिए बच्चे, तो आज की क्लास के से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट्स होता है, कोई भी आपका सवाल होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ भी अगर एडवाइस होता है, मेरी क्लास आपको कैसे लगी, आप जरूर हमें बता सकते हैं। बाकी इसको आप रिवाइज करें। बाकी हम लोग आपके साथ मिलेंगे अगली क्लास में, अगले चैप्टर के साथ, न्यू उत्साह के साथ। और आप सभी को अगर किसी को अगर PPT चाहिए, जो क्लास में मैंने पढ़ाया वो PPT अगर चाहिए, तो मेरे यूट्यूब के चैनल का लिंक भी वहाँ पर, यूट्यूब का जो लिंक है चैनल जो है उसके नीचे टेलीग्राम का भी लिंक डला हुआ है, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, तो आप वहाँ पे जाकर के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे हम इसको अपलोड कर देंगे जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।